पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब भी बात आती है, जाट और मुसलमानों की बात जरूर होती है, क्योंकि दोनों की अच्छी खासी आबादी है। वहां पर 27% मुसलमान है, 17% जाट है, यानी दोनों मिलाकर 43% होते हैं, जिनको इन दिनों हर कोई लुभाने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों के वोट जिसको पड़ गए उसकी सीट निकल गई। और इस बार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की पूरी कोशिश यही है। और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी में बीजेपी अब क्या करेगी, क्योंकि अमित शाह और पूरी बीजेपी की फौज वहां उतर चुकी है। क्या अखिलेश का जाट मुसलमान फैक्टर चल पाएगा? बीजेपी का 80 बनाम 20 का दाव चल पाएगा? इन सब के बीच इस इलाके का मतदाता क्या सोच दिल में रखे हुए है? आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इसी पर आधारित है। संपूज्यते क्रतुगते प्रणतै क्रियाभेदं सर्वकर्म फलदं निज सेवकानां श्रीमद्बिहारी। मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भाग्य का, भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के राजनीतिक फोकस में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा। गृह मंत्री अमित शाह कृष्ण नगरी मथुरा में थे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर में थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद में। बीजेपी जानती है कि 2022 की चुनौती बहुत बड़ी है। इस बार हालात 2014, 17 और 2019 जैसे बिल्कुल नहीं है। ये वो दौर था जब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक छत्र वोट हासिल किए थे। इसीलिए बीजेपी के बड़े नेता दनादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आज की तारीख में दौरा कर रहे हैं। यूपी की सियासत में कल की इस मीटिंग के बाद अचानक एक नया ट्विस्ट आ गया है। दिल्ली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 250 से ज्यादा नेताओं के साथ अमित शाह की ये मीटिंग सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर हुई थी। इसके बाद खुलेआम जयंत चौधरी को लुभाने की कोशिश की गई। ये तक कहा गया कि चुनावों के बाद भी वो आ गए तो रास्ते खुले हैं। जयंत चौधरी को लेकर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि समाज के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरी धारा में चले गए? सभी समाज के लोगों का ये मानना है कि वो जो उन्होंने रास्ता चुना, गलत रास्ता चुना, और अब तो इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, आगे देखेंगे क्या संभावनाएं हैं। उस संदर्भ में सहानुभूति पूर्वक माननीय अमित भाई शाह जी ने कहा कि हम चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करते हैं, हम उनके विरासत अगर हमारे साथ मिलकर के चलना चाहती तो हमारे दरवाजे खुले थे, भविष्य में भी कभी वो आना चाहेंगे तो हम उस पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जयंत चौधरी ने कल ही बीजेपी के इस ऑफर को ठुकरा दिया था, लेकिन आज वो बीजेपी पर और ज्यादा आक्रामक हो गए और एक चुनावी सभा में ये कह दिया कि वो चवन्नी नहीं है जो पलट जाए। कल रात से खबर चलाई जा रही है कि बहुत बड़ी बैठक हुई दिल्ली में। ये लोग कहां गए थे जब लखीमपुर में किसानों को कुचला गया, रौंदा गया, और आज भी वे लोग मंत्री बने बैठे हैं। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा? ये फैसले मैं अकेले नहीं लेता, बंद कमरे में नहीं लेता, बहुत सोच विचार करके हमने फैसला लिया। राष्ट्रीय लोकदल पर कल तक बीजेपी के छोटे नेता डोरे डाल रहे थे। आज गाजियाबाद के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जयंत के दादा चौधरी चरण सिंह की तारीफ की, लेकिन जयंत कह रहे हैं कि बीजेपी की जमीन खिसकी हुई है और वो डरी हुई है। इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर हाथ में अपना बस्ता झोला लिए हुए मैं पैदल चला जाता था।
उस समय मैंने चौधरी चरण सिंह का नाम सुना था, और जब वो गांव गरीब किसानों की बात करते थे तो मेरे मन में उनके प्रति आस्था पैदा होती थी। पर आपको न्योता देना, ये आप क्या समझते हैं? ये उनको डर सता रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उनकी जमीन खिसक रही है उसे संभालने की कोशिश है और कुछ नहीं। जयंत चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की जमीन खिसकी हुई है, लेकिन सच्चाई क्या है? एबीपी न्यूज के रिपोर्टर की टीम पश्चिमी यूपी में मौजूद है। मैं और मेरे बाकी सहयोगी पश्चिमी यूपी के हर जिले और विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, और एक बात जो खुलकर समझ में आ रही है वो ये कि बीजेपी के लिए चुनाव उतना आसान नहीं है। देखिए, वेस्टर्न यूपी में बीजेपी की हालत खराब क्यों बताई जा रही है, ये समझने से पहले आपको ये देखना जरूरी है कि पिछले कुछ चुनावों में कैसे वेस्टर्न यूपी ने बीजेपी की सियासी किस्मत बदली है। वेस्टर्न यूपी का आशीर्वाद बीजेपी पर हमेशा से रहा है। कुछ चुनावों को देख लीजिए। सबसे पहले लोकसभा का हाल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 27 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने 27 में से 24 सीटें जीती। 2019 के लोकसभा चुनावों को देखिए, बीजेपी यहां 19 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सत्ता दिलाने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुख्य भूमिका थी, क्योंकि यहां विधानसभा की 136 में से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए इसलिए रास्ता कठिन है क्योंकि कहा जा रहा है किसान उनसे नाराज है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में भी बीजेपी को पश्चिमी यूपी में पिछली बार के मुकाबले नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को यहां 71 से 75 सीटें मिलती दिख रही है, यानी करीब 38 से 40 सीटों का नुकसान हो सकता है। समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी आरएलडी को 53 से 57 सीटें यहीं से मिल सकती हैं। तो फिर सवाल यह है कि बीजेपी अपने इस नुकसान की भरपाई करेगी कैसे, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए अब किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, ये समझिए। चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये करीब 20 दिन पहले का बयान बहुत सोच समझ कर दिया गया था। लेकिन इस बयान पर ये सवाल उठे कि जब योगी आदित्यनाथ चुनावों को 80 बनाम 20 का बताते हैं तो उनका मतलब क्या है? क्या वो 80% हिंदू बनाम 20% मुसलमानों की बात कर रहे हैं? इस बयान पर विवाद हुआ तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पर सफाई भी आई। एक चैनल के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20% को सीटों से जोड़ दिया और ये कहा कि 80% सीटों पर बीजेपी जीतेगी और 20% सीटों पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां होंगी। राजनीति संकेतों की भाषा में भी होती है और योगी आदित्यनाथ यही कर रहे हैं। इसीलिए सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ को 80-20 के फॉर्मूले की बात करनी क्यों पड़ी? उनकी छवि विकासवादी नजरिए वाले नेता की है, तो फिर क्या वाकई बीजेपी को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जरूरत है? ये समझने के लिए जरा यूपी में मुसलमानों की राजनीतिक ताकत देखना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में करीब 20% आबादी मुसलमानों की है। 143 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव है। 107 सीटों पर मुस्लिम मतदाता जीत हार तय करते हैं। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। 43 सीटों पर मुस्लिम जनसंख्या 30% से ज्यादा है। 36 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम प्रत्याशी अपने दम पर जीत सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 9 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम प्रत्याशी आसानी से जीत सकता है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीट रामपुर है, जहां 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। अब बीजेपी को यह डर है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन से यदि मुसलमान और जाटोट एक हो गए और यादव और दूसरी जातियां उसमें मिल गई तो बीजेपी के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसलिए बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। और इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव।
चुनाव देश की सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश का है, तो सियासत के दावपेच भी उसी हिसाब से होंगे, उतने ही ज्यादा नजर आएंगे। हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक की जो लड़ाई है वो इस बार भी चुनावों का मुख्य मुद्दा बन चुकी है और इसीलिए ध्रुवीकरण की राजनीति दूसरे मुद्दों पर ज्यादा हावी होती हुई दिख भी रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुरादाबाद। यहाँ पर लड़ाई जो है वो बड़ी दिलचस्प है क्योंकि पिछली बार यानी 2017 के विधानसभा चुनावों में मुरादाबाद जिले की 6 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी जीत पाई थी। इस बार यहां समाजवादी पार्टी ने 6 की 6 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने 6 की 6 सीटों पर हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं। यानी सीधा मुकाबला हिंदू बनाम मुस्लिम वोट बैंक का है। जब सवाल यह है कि क्या पिछली बार की तरह समाजवादी पार्टी इस बार भी मुरादाबाद का मैदान फतह कर पाएगी या फिर अब की बार यहां बीजेपी मोर्चा संभाल के जीतेगी, आप देखिए ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। जो अच्छे लोग हैं उन्हें चुना जाए, जो अच्छी पार्टियां हैं उन्हें चुना जाए। मुरादाबाद की जो आवाम है वो हमेशा मुद्दों पे ही लड़ती है। जाति बिरादरी पर ना जाकर लोगों की समस्याओं पर जाना चाहिए। मेरा कहना यह है कि सरकार किसी की भी हो मुद्दों का हल करे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम फैक्टर बहुत बड़ी भूमिका निभाता आया है। इस बार के चुनाव में भी लड़ाई इसी फैक्टर की है। क्यों ये बेहद अहम है, इसका अंदाजा आपको यूपी की आबादी और यहाँ रहने वाली मुस्लिम आबादी से हो जाएगा। यूपी में कुल मुस्लिम आबादी 3 करोड़ 84 लाख है। ये यूपी की कुल आबादी का 19.3% है। अगर सिर्फ पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ लगभग 26% आबादी है। यूपी विधानसभा की 143 सीट ऐसी है जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स का असर रहता है। इसीलिए जाहिर सी बात है हर पार्टी अपना उम्मीदवार मुस्लिम वोट बैंक के मुताबिक तय करती है। यूपी के चुनाव में हिंदू मुस्लिम फैक्टर बहुत ज्यादा अहम है। मुरादाबाद जिले की सभी 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम और बीजेपी के हिंदू उम्मीदवार इसकी गवाही दे रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने मुरादाबाद के लोगों से ये जानना चाहा कि क्या हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक ही इस चुनाव में जीत हार का पैमाना है, तो सुनिए क्या जवाब मिला। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता जो है और मुरादाबाद की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बरकरार रखा जाता है। मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए, अच्छी बात है। बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, तेल को देख लीजिए, पेट्रोल को देख लीजिए, हर चीज बढ़ोतरी हो चुकी है। शायद वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए दूसरे मुद्दे ज्यादा अहम नहीं है। हिंदू मुस्लिम फैक्टर के अलग अलग समीकरणों की वजह से पिछली बार बीजेपी मुस्लिम बहुल सीटों पर भी जीतने में कामयाब रही थी। बीजेपी को इस बार भी लगता है कि चूंकि दूसरी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को ही उतारा है तो वोटों के बिखराव का फायदा उसे मिल सकता है। वोट इसलिए नहीं बिखरेंगे क्योंकि माननीय योगी जी का सुशासन लोगों ने देखा। जिन्होंने गलती करके पिछले इलेक्शन में जिन्होंने गलती करके ये पाया, अब इस क्षेत्र में अगर आप देखें विधायक समाजवादी पार्टी का है, एक एक जो जन है वो त्रस्त है। मुस्लिम वोटों में बिखराव क्यों बीजेपी के लिए फायदेमंद है, इसका पता आपको मुरादाबाद की जनसंख्या से लग जाएगा। मुरादाबाद में करीब 52% हिंदू हैं, जबकि मुसलमानों की आबादी 47% है। यानी मामला करीब करीब बराबरी का है। इसीलिए हिंदू वोटों के साथ साथ मुस्लिम वोटों के लिए पार्टियां हिसाब बिठाती है। जो हिंदू रिलीजन है उसमें एक बड़ा तबका जो है वो SC/ST कहा जाता है, फिर उसमें और भी आ जाते हैं, ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए। जबकि मुस्लिम्स अगर वोट डालने पे आते हैं तो वो दे ऑल और ओनली द मुस्लिम्स है ना। अगर 40-60 का रेशियो होते हुए भी 60% वाले कम पड़ जाते हैं। तो इस बेस पे चुनाव हो रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पिछले कुछ चुनावों से समाजवादी पार्टी के लिए मुरादाबाद बहुत मजबूत किला रहा है। हालांकि शुरू से ऐसा नहीं था। मुलायम सिंह यादव किसी तरह मुसलमानों को समाजवादी पार्टी की तरफ खींचने में कामयाब रहे। साल 1980 तक आमतौर पर मुस्लिम वोट बैंक पारंपरिक रूप से कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन 1989 के चुनाव के बाद से मुसलमानों का झुकाव
मुलायम और उनकी पार्टी एसपी की तरफ हो गया। 2017 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो करीब 55% मुस्लिम वोट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन को गए थे। समाजवादी पार्टी को लगता है कि मुस्लिम दलित का गठजोड़ मुरादाबाद में उसे जिता देगा। उम्मीदवार कभी किसी धर्म कभी जाति का देखकर नहीं दिया जाता है। हमेशा हर पार्टी ये चाहती है कि मेरा कैंडिडेट जिताऊ होना चाहिए। हमारे साथ जनता है और ये जो लोग कहते हैं चुनाव जनता होता देती है और जनता ही बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है। दरअसल इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी मुसलमानों के बीच ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी को सिर्फ वही टक्कर दे सकती है, लिहाजा मुसलमान सिर्फ उसे ही वोट दे। लेकिन ओवरऑल अगर यूपी में मुसलमानों की राजनीति देखें तो ये उतनी मजबूत नजर नहीं आती। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में कुल मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या 179 थी। इसमें से 51 ने जीत हासिल की थी। साल 2012 के चुनाव में कुल मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या 230 थी। इसमें से 62 ने जीत हासिल की थी। वहीं साल 2017 में मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या 180 थी, जिनमें से सिर्फ 23 ने जीत हासिल की। अब तक हुए तमाम सर्वे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का अंतर काफी कम रह गया है। ऐसे में वोटों में थोड़ा सा भी उलटफेर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाकर चुनाव जीतने की पूरी कोशिश में जुटी हुई हैं। ऐसे में जिसकी भी रणनीति काम कर जाएगी, सत्ता पर काबिज भी वही होगा। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, मुरादाबाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।